नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वैष्णव। देखिए अपन अपन के चल रही थी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उसमें अपन एक जगह पहुंच चुके थे। कहां पर? राष्ट्रपति पर पहुंच चुके थे। इससे पहले अपन ने संसद के बारे में जानकारी ली थी। तो आज अपन किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति होता है, यह होता क्या है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो इंग्लैंड के क्राउन की स्थिति है, या इंग्लैंड के जो संविधान में सम्राट की स्थिति है। एक बार मैं लिख देता हूं, भारत का राष्ट्रपति। कार्यपालिका का क्या होता है? कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। समस्त जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम ही किए जाते हैं। लेकिन अगर अपन से पूछ लिया जाए इसे वास्तविक, तो वो कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। जबकि वास्तविक तो कौन होता है? तो वास्तविक कौन होता है? तो अपन को करना है, कौन होता है? प्रधान मंत्री होता है। एक बार फिर से देखेंगे, राष्ट्रपति जो है वो भारत की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो समस्त राष्ट्र में निवास करती है। लेकिन नाम मात्र कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक शक्तियां किस में निवास करती है? प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है, भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि इंग्लैंड में सम्राट की। इंग्लैंड में किसकी? सम्राट की। ये प्रश्न भी आपके आ चुका है, तो थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रपति राज करता है, शासन नहीं। ये भारत के राष्ट्रपति के लिए है। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? राज करता है। क्या नहीं करता? शासन नहीं करता। शासन कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत में राष्ट्रपति केवल क्या करता है? राज करता। वो किसी प्रकार से क्या नहीं करता है? शासन नहीं करता है। यह भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसका? तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। शासन का प्रतिनिधित्व उसका मतलब नहीं होता किसका? भारत के राष्ट्रपति से। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। वह मंत्रियों के अलावा ना तो किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकता है और ना ही मंत्रियों की सलाह बिना कोई कार्य कर सकता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह से कार्य करता है। वह मंत्रियों की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहले जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, लेकिन कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारत के राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो इंग्लैंड में किसकी होती है? सम्राट की होती है। राष्ट्रपति राज करता है। क्या नहीं करता है? शासन नहीं करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करता है। मंत्रियों की सलाह के बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता। कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब अपन देखेंगे राष्ट्रपति जो आर्टिकल है भारतीय संविधान है उसमें राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उसे क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 52, 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति किसका उल्लेख किया गया है? पद का उल्लेख। राष्ट्रपति जो पद है वो इंग्लैंड देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, जो अपन ने विदेशी स्रोत में भी देखा था। जबकि इसकी जो समस्त शक्तियां हैं वो अमेरिका से ली गई है। किसकी? राष्ट्रपति की। अगर अपन से पूछा जाए कि अनुच्छेद जो 53 है
इसमें कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या माना गया, प्रधान माना गया। जो अभी आपसे मैंने कहा था कि ये केवल नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक यह केवल किस में निवास करती है, प्रधानमंत्री में ही निवास करती है, किसकी, राष्ट्रपति की। अगर अपन अनुच्छेद किसकी बात करें, 54 की बात करें, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगर आप उनसे पूछा जाए कि निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, किसका, राष्ट्रपति का। तो एक बार इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेंगे, चाहे बोले निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल अपन किसका देख रहे थे, राष्ट्रपति का। जो निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति का, ये कहां से ग्रहण किया गया है, आयरलैंड देश से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया गया, आयरलैंड देश से ग्रहण किया। इसमें जो सदस्य होते हैं वो किसके आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, दिल्ली और पांडिचेरी। इन सभी के कैसे सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद किसमें किया गया, 54 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से ग्रहण किया गया, तो आयरलैंड से ग्रहण किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल और दिल्ली व पांडिचेरी के कैसे सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कहने का मतलब इसमें कौन भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब अपन के यहाँ से प्रश्न आता है कि साहब हमारी पुरानी बुकों में तो दिल्ली पांडिचेरी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य भाग लेते हैं वो 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत ही किसके, दिल्ली व पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, इसके निर्वाचित सदस्य किस में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। आराम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। दिल्ली और पांडिचेरी कब से भाग लेते हैं, 70वें संविधान संशोधन 1992। निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के क्या भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। अगर अपन से प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की किसका उल्लेख है, निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। अनुच्छेद 55 में आपसे प्रश्न आता है निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है राष्ट्रपति की, तो ये है एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत राष्ट्रपति की कैसी है, निर्वाचन प्रक्रिया है। आपसे प्रश्न आता है ये किस प्रकार की बोलते हैं इसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया भी कहते हैं किसको, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को। इसे हम एक और कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से किससे जाना जाता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें एमएलए का भी मत मूल्य गिना जाता है, सदों का भी मत मूल्य गिना जाता है। किस प्रकार से गिना जाता है, तो वो भी अपन एक सूत्र के से समझेंगे। पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आगे अपन बढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद आता है, अपन को कौन से में करना है, पद 52 में करना है। अगर 53 में आता है तो का प्रधान करना है, 54 में आता है तो निर्वाचन मंडल करना है। निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद किसमें है, 54 में, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, दिल्ली के कैसे सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग लेने लगे हैं। और निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख कौन से में, अनुच्छेद 55 में है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया भी कहते हैं। इसी को
इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है किसकी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को। इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें मत मूल्य गिना जाता है। क्या गिना जाता है? मत मूल्य। कैसे गिना जाता है मत मूल्य? ध्यानपूर्वक, राज्यों के जो एमएलए होते हैं जिन्हें अपन विधायक बोलते हैं, उसका एमएलए मत मूल्य। अगर अपन से पूछा जाए मत मूल्य सूत्र, तो जिस राज्य के एमएलए का मत मूल्य निकाल रहे उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के कुल एमएलए गुना 1/1000। इस सूत्र के तहत किसका वो निकाला जाता है? एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है। किसकी निर्वाचन प्रक्रिया में? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एमएलए के मत मूल्य निकालने का ये सूत्र होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के कुल एमएलए गुना 1/, में कितना? 1000। इसके तहत किसका निकाला जाता है? एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे कि अपन अगर राजस्थान का निकालना चाहे तो आप राजस्थान का भी निकाल सकते हैं। राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य अपन निकालना चाहे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य निकालना चाहे तो उस समय ये जो जनगणना होती है, ये कौन सी जनगणना? 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार क्या करनी है अपन को? जनसंख्या 1971 की जो जनगणना है उसी की जनसंख्या को अपन यहाँ देखना है। तो जो उस समय राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 2.58 करोड़ थी। राजस्थान के एमएलए कितने बैठते हैं? विधायक कितने होते हैं? 200 होते हैं, गुना 1/, में कितना? 1000। अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 129 आता है। मतलब राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? 129 होता है। कितना होता है? 129 होता है। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य कितना है, तो अपन को करना है 129। लेकिन कभी प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक जो मत मूल्य होता है वो सर्वाधिक मत मूल्य कहाँ के एमएलए का होता है? सर्वाधिक मत मूल्य, तो सर्वाधिक मत मूल्य होता है वो कौन से राज्य के का होता है? उत्तर प्रदेश के राज्य का एमएलए का होता है मत मूल्य। और अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम मत मूल्य किस राज्य के एमएलए का है, तो न्यूनतम मत मूल्य किस राज्य के का है? सिक्किम राज्य के एमएलए का मत मूल्य कैसा है? न्यूनतम मत मूल्य है। अगर अपन से प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के कुल टोटल जो एमएलए विधानसभा जो सीटें है वो गुना 1/, में कितना? 1000। मैंने आपको राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य निकाल करके नहीं बताया था, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के वहां पर आपको किसी भी राज्य की जनसंख्या दी जा सकती है, और ये जनगणना जो देखी जाएगी जनसंख्या कौन सी जनगणना के अनुसार होगी? 1971 की जनगणना के अनुसार होगी। सर्वाधिक मत मूल्य पूछा जाता है तो वो कौन से राज्य के का है? उत्तर प्रदेश के राज्य का है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के राज्य के एमएलए का मत मूल्य कितना है, एमएलए का मत मूल्य, तो आपको याद रखना है 208 है। कितना है? 208। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जो मत मूल्य है वो किस राज्य के का है, तो सिक्किम के का है। और आपको याद रखना कि सिक्किम राज्य के एमएलए का मत मूल्य कितना है, तो जीरो कितना है? 7 है। 07 किसका है? सिक्किम राज्य के एमएलए का क्या निकलने जाता है? मत मूल्य निकाला जाता है। ये तो हुआ अपन से एमएलए का मत मूल्य, लेकिन इसमें अपन को सांसदों के मत मूल्य भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया उसमें राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो सांसद के मत मूल्य का सूत्र जो होता है वो अलग होता है। सांसद के मत मूल्य का सूत्र समस्त राज्य
के कुल मत मूल्य बटे में सांसदों की कुल संख्या। इस सूत्र के तहत हम किसका निकालते हैं? सांसदों का मत मूल्य निकालते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि सांसद का जो मत मूल्य है वो समस्त राज्यों के एमएलए का जो मत मूल्य होता है, विधायकों का जो मत मूल्य होता है, बटे में सांसदों की कुल जनसंख्या, कुल संख्या का क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है, और वो आता है हमारे सांसद के एमएलए का मत मूल्य। लेकिन कभी प्रश्न आ जाता है कि एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, तो एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य कितना है? तो आपसे पूछा जाएगा भारत में एक सांसद का मत मूल्य कितना है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में 708 है। तो आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के सांसद का मत मूल्य कितना है, तो भी वही 708 करना है। राजस्थान के सांसद का मूल्य कितना है, तो वही 708। सिक्किम के सांसद का जाए, असम के सांसद का जाए, जम्मू कश्मीर से जाए, कहीं के भी किसी भी सांसद का अगर मत मूल्य पूछ लिया जाए तो कैसा है? 708 है। अर्थात समस्त राज्यों, समस्त सांसदों का मत मूल्य समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। समस्त जो सांसद होते हैं उनका मत मूल्य कैसा होता है? समान होता है, चाहे वह किसी भी राज्य से आया। लेकिन आया कहाँ था? भारतीय संसद में। तो भारतीय संसद में बैठने वाले प्रत्येक सांसद का मत मूल्य कैसा होता है? समान होता है। एक हमारे कौन सा अनुच्छेद हुआ है? अनुच्छेद जो अपन चल रहे थे 56 पे चल रहे थे, एक बार 55 पे देखिए। अनुच्छेद 52 में हमने देखा राष्ट्रपति पद, 53 में देखा था कार्यपालिका प्रधान, 54 में देखा था निर्वाचन मंडल, और 55 में देखा निर्वाचन प्रक्रिया। 56 में निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया में अपन ने देखा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, जिससे कैसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें एमएलए का मूल्य भी देखा जाता है और सांसद का मत मूल्य भी देखा जाता है। अब आगे चलते हैं अपन अनुच्छेद 56 पे। एक बार इसका जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो हमारे संविधान में एक स्थायित्व दिया गया है कि कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन अगर किसी आपातकाल के कारण राष्ट्रपति मर जाता है या किसी प्रकार के पद से इस्तीफा दे देता है तो उसका चुनाव 6 महीने के अंतर करवाना अनिवार्य करवाना कैसा होता है? अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसका चुनाव होना अति आवश्यक है। किसका? राष्ट्रपति का। मतलब अधिकतम कितने महीने? 6 महीने। वैसे दो, इन जितने भी महीने में होना है उसका क्या हो सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता। किसका? राष्ट्रपति का पद। अगर अपन से प्रश्न आ जाता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, हाँ, आपातकाल में इसे 6 महीने बढ़ाया भी जा सकता है। किसका? राष्ट्रपति के कार्यकाल को। अगर प्रश्न आता है अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचित, निर्वाचित, इसके तहत क्या होता है? 57 के तहत तो 57 में क्या है कि एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद किसमें किया गया है? 57 के अंतर्गत किया गया।
अनुच्छेद किसमें देखे अपन 58 में देखे तो इसमें राष्ट्रपति की किनका उल्लेख है, योग्यताओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 58 में दिया गया है। योग्यताओं में तो बहुत योग्यताएं आती हैं, जिनमें आपको कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं मैं आपको बता रहा हूँ। वह भारत का क्या हो, नागरिक। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। अब देखिए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण योग्यता है, वह लोकसभा सदस्य, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसमें दोनों ही आ सकते हैं, वो लोकसभा भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। इस बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। वह दिवालिया, पागल न हो। इनको अन्य योग्यताओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अन्य योग्यता, दिवालिया, पागल, वे भारत का नागरिक, ये तो नॉर्मल है, ये तो अपन सभी में योग्यताएं पढ़ेंगे। उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और वह लोकसभा व राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। कौन, भारत का राष्ट्रपति। अब इसमें कुछ हमारे आते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताओं में एक और होते हैं कि कुछ तो क्या होने चाहिए, प्रस्तावक, और कुछ क्या होने चाहिए, अनुमोदक। ध्यानपूर्वक सुनिए, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 50। 50 प्रस्तावक होना और 50 अनुमोदक होना राष्ट्रपति के लिए अति आवश्यक है। लेकिन अगर आपसे कभी इसके अलावा भी पूछ लिया जाए तो इसके अलावा वाले भी अपन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए 50 चाहिए तो उपराष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए, 20-20। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के लिए हमें कितने प्रस्तावक होना अति आवश्यक है, 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक होना अति आवश्यक है। किसके लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए। लेकिन अगर विधान परिषद सदस्य की बात करें, विधान परिषद सदस्य की बात करें तो उसके लिए कितने कितने होना अति आवश्यक है, 3-3 सदस्य का होना अति आवश्यक है। एक बार इसको अपन देखेंगे, जिससे आगे इसी में बढ़ेंगे अपन। एक बार फिर से देख लीजिए पूरे इनको। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद, 53 आए कार्यपालिका प्रधान, 54 आए निर्वाचन मंडल, पूरा समझाया। 55 आए निर्वाचन प्रक्रिया, 56 आए पूर्ण कार्य काल, 57 आए पुनर्निर्वाचित, और 58 में पढ़ रहे थे अपनी योग्यता, जिस न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अति आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा भी अपन ने देखा कि उपराष्ट्रपति 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अति आवश्यक है। राज्यसभा सदस्य के लिए 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक होना अति आवश्यक, जबकि विधान परिषद सदस्य के लिए 3 प्रस्तावक और 3 अनुमोदक होना अति आवश्यक है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो यहां तक अपन को ये बिल्कुल कैसे हो सकते हैं, याद हो सकते हैं। इनको एक बार मैं बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 59, इससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अनुच्छेद 59 59, इसमें किसका उल्लेख है, वेतन भत्तों का। और वेतन भत्ते किसके, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 59 के अंतर्गत किया गया है। 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का क्या पाया जाता है, उल्लेख पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उल्लेख पाया जाता है। एक वेतन भत्तों का क्या पाया जाता है, उल्लेख पाया जाता है। किसके, राष्ट्रपति। वर्तमान में जो राष्ट्रपति को जो वेतन है, वर्तमान वर्तमान में कितने लाख वेतन मिलता है, 5 लाख रुपये मासिक मिलता है।
अब आपसे प्रश्न आता है कि सब हमारे तो पहले वाली जो गाइड है उनमें गलत डाल रखा है 5 लाख रुपए, पहले इनमें तो केवल 1.5 लाख रुपए ही डाल रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि 5 लाख रुपए वेतन कब से उनको राष्ट्रपति को प्राप्त हो रहा है, तो 25 जुलाई, 25 जुलाई 2017 से, 25 जुलाई 2017 से, वर्तमान अपन 2020 में पढ़ रहे हैं, जुलाई 2017 से इससे कितना मिल रहा है, तो 5 लाख वेतन मिल रहा है। इससे पूर्व इससे कितना, पूर्व में कितना वेतन मिलता था, 1.5 लाख रुपये मिलता था। किसको मिलता था, राष्ट्रपति को। पूर्व में कितना मिलता था, 1.5 लाख, लेकिन 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिल रहा है, 5 लाख वेतन मिल रहा है। अब कभी कभी प्रश्न इसके अलावा भी अपन से प्रश्न आ जाता है, जैसे उपराष्ट्रपति, वैसे वेतनों को अपन सभी को एक जगह ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो का वेतन लेते हैं। अपन से पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख, नोट डाल देता हूं, उपराष्ट्रपति को कितने लाख वेतन मिलता है, 4 लाख रुपये मासिक। ये काय के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति वेतन शून्य है, राज्यसभा सदस्य के रूप में 4 लाख रुपये मासिक। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल, 3.5 लाख, 3 लाख रुपये मासिक। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का वेतन भारत शून्य रहता है, लेकिन उससे राज्यसभा के पदेन राज्यसभा, यहां पर लिख देता हूं, पदेन सभापति रूप में कितने लाख रुपए मिलता है, 4 लाख रुपए मासिक मिलता है। जबकि राज्यपाल को कितने मिलते हैं, 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। और ये कब से मिलता है ये दोनों को, तो 1 फरवरी और 2018, 1 फरवरी 2018 से इनका वेतन कितना कर दिया गया है, राज्य के पदेन सभापति का तो 4 लाख रुपये और राज्यपाल का कितना, 3.5 लाख रुपये गया। जबकि भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में कितने लाख रुपए मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है। कब से मिलता है, 25 जुलाई 2017 से। थोड़ा सा ये सन याद रखने कि 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति का वेतन कितने लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया है। जबकि राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन कितने लाख कर दिया है, तो अपन के कितने लाख कर दिया है, 4 लाख दिया है। और राज्यपाल का वेतन कितने लाख कर दिया है, 3.5 लाख कर दिया है 1 फरवरी 2018 से। और 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति का वेतन कितने, 5 लाख कर दिया गया है। और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है पेंशन से संबंधित, राष्ट्रपति जब अपने पद से चला जाता है तो उससे जो पेंशन मिलती है, किसको मिलती है, भारत के राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है। वो कितनी मिलती है, 6 लाख। यहां पर लिख देता हूं, राष्ट्रपति पेंशन 6 लाख वार्षिक पेंशन मिलती है। 6 लाख क्या मिलती है, राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। किसको, राष्ट्रपति को 6 लाख रुपये वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। इसके अलावा उसे 12,000, उसे कितना, 12,000 रुपये निःशुल्क, 12,000 रुपये निःशुल्क उसके कार्यालय के लिए, और उसके लिए निःशुल्क निवास प्लस वाहन। अन्य कार्यों से संबंधित ये मिलती है। तो राष्ट्रपति को पेंशन कितनी है, 6 लाख वार्षिक पेंशन है। 12,000 रुपये उसे कार्यालय के लिए भी प्राप्त होते हैं अलग से, और निःशुल्क उसे निवास और क्या मिलता है, वाहन सुविधा भी प्राप्त होती है। किसको,
है राष्ट्रपति को। तो ये राष्ट्रपति का अनुच्छेद 59 क्लियर होना चाहिए। 59 में है राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है 25 जुलाई 2017 से। इससे पहले वाली किताबों में 1.5 लाख रुपये मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पर उपराष्ट्रपति का बताया, उपराष्ट्रपति को वेतन शून्य होता है, लेकिन उसे राज्यसभा के पद सभापति के रूप में उसको 4 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है। राज्यपाल को 3.5 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है। ये 1 फरवरी 2018 से। राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन में कितनी है? 6 लाख रुपये वार्षिक पेंशन मिलती है। किसको मिलती है? राष्ट्रपति को मिलती है। और 12,000 रुपये इसे वार्षिक क्या होते हैं, कार्यालय के लिए मिलते हैं। और इसके लिए निःशुल्क निवास प्लस वाहन सुविधाएं। और एक दिन में इन सब वेतनों का एक चार्ट बना करके पूरे जो पदाधिकारी हैं उनके वेतनों के बारे में देखेंगे, जो विशेषकर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए तो इसको एक बार रब कर दे, तो आगे अपन बढ़ते हैं, जिससे कि आगे अपन के अनुच्छेद कहां तक हो चुके हैं? 59 तक हो चुके हैं। देखिए आपसे प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण। का उल्लेख। देखिए अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। और ये राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान करवाई जाती है। किसको? और ये किसके लिए? संविधान की रक्षा। काय के लिए? संविधान की रक्षा व लोक कल्याण। किसकी शपथ ग्रहण करता है? संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ ग्रहण करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ग्रहण करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ये तो मैंने सूची पढ़ी थी जब भी ये बताया था कि मंत्री पद व गोपनीयता की ग्रहण करते हैं, अन्य पद के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करते हैं। तो यहां तक अपन ने देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 60 में किसका है? शपथ ग्रहण का उल्लेख है। शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करवाता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ ग्रहण करता है। चलिए साहब, अब अपन अनुच्छेद कौन सा देखते हैं? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इसके तहत महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए राष्ट्रपति पर, किस पर? राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, वो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। किसके ऊपर लगाई जा सकती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देना अति आवश्यक है? सूचना देना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया चालू होती है, उससे 14 दिन पूर्व उस पर सूचना देना अति आवश्यक होता है। किसको? राष्ट्रपति को दिया जाता है। और अभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव जो भी सदन ला रहा है, महाभियोग प्रस्ताव सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना अनिवार्य, होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। जिस सदन में भी होना अनिवार्य, जिस सदन ने भी महाभियोग प्रस्ताव लाया, उसके 1/4 सदस्यों का उस पर क्या होना अति आवश्यक है? हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। और सदन में 2/3 सदस्य बहुमत से पारित होना आवश्यक। एक बार फिर से देख लेंगे पूरी प्रक्रिया को। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
यह महाभियोग प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अति आवश्यक है। महाभियोग प्रक्रिया जिस सदन में लाई जाती है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर न्यूनतम हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदनों द्वारा 2/2 सदस्यों द्वारा ये क्या होना चाहिए, एक तरह से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है और उसे हटाया जा सकता है। और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना भी अति आवश्यक होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन या चुनाव विवाद, अगर ये राष्ट्रपति निर्वाचन चुनाव विवाद है, ये कहां पर ही सुलझाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा। वो कौन से में, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। अगर अपन से प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, जिसके तहत वह किसी व्यक्ति को क्या प्रदान कर सकता है, क्षमादान प्रदान कर सकता है। कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। अब अपन से प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 तो मनोनीत। अनुच्छेद 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, सदस्यों को मनोनीत करता है, और वो भी कितने सदस्यों को, 20 सदस्यों को, 20 सदस्यों को कायम में करता है, सदस्यों को कायम में करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। किसमें करता है, राज्यसभा में। लेकिन अगर प्रश्न अपन के यहाँ पर आ जाता है तो अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत 2 सदस्य, और ये कायम में करता है, वो लोकसभा में करता है। किसमें करता है, लोकसभा। अगर प्रश्न आता है अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को मनोनयन की शक्ति प्रदान की गई है, और राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो कायम में कर सकता है, तो राज्यसभा में कर सकता है। और कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 20 सदस्य, वो 12 सदस्य, सॉरी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 331 के तहत वह 2 आंग्ल भारतीयों को, 2 सदस्य, और ये भी कौन होने चाहिए, आंग्ल भारतीय। किसमें मनोनीत करता है, लोकसभा में मनोनीत करता है। तो आपको थोड़ा सा अनुच्छेद 331 अलग याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इससे प्रश्न जब अपन पढ़ेंगे, अभी लोकसभा भी आने वाली है, राज्यसभा भी आने वाली है, जब तो अपन ये भी समझेंगे आंग्ल भारतीय होते क्या हैं और किस प्रकार से मनोनीत किया जाता है, उनके क्या कार्य क्षेत्र होने चाहिए, किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो अनुच्छेद 80 आपका क्लियर हो चुका होगा, जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्य करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल में एवं सामाजिक कार्यों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति ही होने चाहिए। अनुच्छेद अगर 85 को देखें, इसके तहत प्रधानमंत्री पीएम की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति पीएम की सलाह से अनुच्छेद 85 के तहत किसको, लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है। किसको, के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर अनुच्छेद आपसे आ जाता है, अनुच्छेद 108 आ जाता है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन अगर प्रश्न आता है तो अनुच्छेद कौन सा याद रखना है, 108 याद रखना है। अगर अपन से प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 123, इसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू। अगर कोई देश आक्रमण कर देता है, महामारी हो जाती है, विदेशी आक्रमण हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, जिसे अपन कौन सा शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन।
देखिए यहाँ से अपन इनको सबको दोबारा से भी समझेंगे, क्यों? क्योंकि ये आगे वाली प्रक्रिया में भी दोबारा से आने वाले हैं। देखिए राज्य आपातकाल कैसे, अगर कोई भी मान लीजिए राज्य मंत्रिमंडल है वो संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा, तो वहां पर एक राष्ट्रपति शासन लागू करके नहीं, वहां पर राज्यपाल उस शासन व्यवस्था को संभाल सकता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। जैसा राज्य आपातकाल बोल सकते हैं या राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 360, इसके तहत राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगा सकता है? वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वैसे अब भारत में वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति नहीं बनी है, केवल अभी तक अमेरिका में आपातकाल लगा है, जिसका उल्लेख हमारे कौन से में? अनुच्छेद 360 में है। एक बार दोबारा से देख लेंगे। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी है, जो संविधान की रक्षा और वह किसकी ग्रहण करता है? लोक कल्याण की ग्रहण करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। जबकि मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं, जबकि अन्य पदाधिकारी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। 14 दिन पहले उसे सूचना देना अति आवश्यक। महाभियोग प्रक्रिया जिस सदन में लाई जाती है 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन जो विवाद होते हैं वो सर्व न्यायालय में सुलझाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्र 80 में मनोनयन की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 331 के तहत 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। 85 के तहत पीएम की सलाह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। 123 अध्यादेश जारी कर सकता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी देखिए अपन के पार्ट नंबर अगला हुआ है, इसके बाद में कई पार्ट आएंगे जब जाकर के अपन का क्लियर होगा। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति, अब तक के जो राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो अब तक के राष्ट्रपति वो एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब तक के राष्ट्रपति ट्रिक से दिख रहा होगा। रादाजा बिफनी, ग्यावेश के कपल को पास करा। ध्यान पर सुनेंगे। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना होगा, जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, बीबी गिरी का नाम सुना होगा, फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सुना होगा। ये राष्ट्रपति हो चुके हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति में क्या किया है? शासन निभाया है। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद कौन आए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद आए जाकिर हुसैन। इसके बाद कौन आए? बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, बरहा वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम। आपने देखा हो प्रणब मुखर्जी भी देखा होगा और रामनाथ कोविंद जी। इनके बारे में अपन एक एक करके नहीं, आगे भी अपन पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करना है। थैंक यू।